आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एवरीवन। आज हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी पढ़ाई बाय नीलम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर के कॉमर्स का पेपर 2025 में जो हुआ था। आज हम फटाफट से 30 क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज डिफाइंस द नंबर ऑफ वेरिएशन अवेलेबल फॉर ईच प्रोडक्ट विद इन अ प्रोडक्ट लाइन। भाई ये बोल रहा है कि विद इन अ प्रोडक्ट लाइन कि अलग अलग नहीं, एक उत्पाद रेखा की बात कर रही जा रही है, किसकी? एक उत्पाद रेखा की। ठीक है, अलग अलग उत्पाद की बात नहीं की जा रही है, एक उत्पाद की बात की जा रही है, वन प्रोडक्ट लाइन की बात की जा रही है। तो उसका अंदर आंसर हो जाएगा डेप्थ। कि मैंने सपोज मैंने कुछ बनाया, मतलब एक ही प्रोडक्ट, सपोज मैगी है, मैगी के अंदर एक नॉर्मल मैगी आती है, एक मंचूरियन मैगी आती है, और एक अलग अलग टाइप की मैगीज आती है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा प्रोडक्ट लाइन के अंदर डेप्थ। अब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? एकाकी स्वामित्व। इसके क्या कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताओ कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करेक्ट नहीं है? देयर इज अ सेपरेट लॉ। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप का सेपरेट लॉ होता है क्या? देखते हैं अभी। सोल मींस वन होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल वन होता है सोल मींस। एंड इन कुछ कुछ केसेस में लाइसेंस की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल लाइसेंस होती है, अगर आप अल्कोहल वगैरह की शॉप खोलते हैं तो लाइसेंस की जरूरत होती है। क्या सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी को समझ लो, मतलब कि मेरे घर की अगर मेरा नुकसान हो गया और जो पैसे किसी को देने हैं तो घर के असेट तक बिक जाएगी, आपके घर का सोफा तक बिक जाएगा। तो हाँ, ये बिल्कुल चीज चीज ठीक है। तो सबसे गलत चीज है ये फर्स्ट वाला, कि कोई भी लॉ हमारे यहाँ पे नहीं बनाया है। HUF ध्यान रख लेना, हिंदू अनडिवाइडेड लॉ वो अलग है। अब अपन बात करते हैं आगे। सेकंड है, विच थर्ड है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब लिमिटेशन मतलब क्या होता है कि लिमिटेशन ये है कि कौन सा नहीं है। ओ सॉरी, ये क्या हो गया? ठीक है, कौन सा नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप का, ये चीज कौन सी नहीं है, मतलब कौन सी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। हाँ बिल्कुल सीमित संसाधन होते हैं। क्या असीमित दायित्व होता है? अभी तो बताया था कि हाँ, दायित्व जो लाइबिलिटी होती है वो असीमित होती है, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइफ ऑफ कंसर्न होती है। क्या अनलिमिटेड लाइफ चलती जाती है क्या? जी नहीं, अनलिमिटेड लाइफ नहीं चलती है। अगर जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है, हमारा जो सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो गई, मतलब जो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, अगर उसी की ही डेथ हो गई तो उसके बाद कौन चलाएगा? जरूरी नहीं है उसके उसके बेटे हों, उनकी बेटियां चलाएं, तो वो एक्चुअल में बिजनेस खत्म हो जाता है। लिमिटेड मार्जिनल एबिलिटी होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब अपन आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग और जितनी भी मार्केटिंग आप करते हो, सारी मार्केटिंग एक साथ जोड़ दी जाती है। तो ये एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, अपनी सोसाइटी को देखते हुए मार्केटिंग की जाती है। अब अपन आगे चलते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू आपको दे रखी है 30.5, बहुतम मूल्य मतलब आपको दे रखा है 30.5, और लघुत्तम मूल्य मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको दे रखी है 0.5। आपको निकालना है विस्तार गुणांक, यानी कि आपको निकालना है कोफिशियंट ऑफ रेंज। ध्यान रखना, सिर्फ रेंज नहीं निकालनी है। रेंज निकालने में काफी से, रेंज कैसे निकलती है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, रेंज रेंज ऐसे निकलती है। ठीक है, लेकिन अगर अपन को बोल दे कि कोफिशियंट निकालो, तो अपन नीचे डिवाइड करके हाईएस्ट प्लस लोएस्ट भी करेंगे। मतलब कैसे होगा ये बताओ जरा। जैसे अपन ने किया 30.5 माइनस, एक मिनट में इरेज करके वापस बताती हूँ आपको, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख देती हूँ। अब अपने आते हैं 30.5। 30.5 अपना लार्जेस्ट है, ठीक है, और लोएस्ट अपना क्या है? लोएस्ट है अपना 0.5। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं ना। ठीक है, अब अपन इसको प्लस कर देंगे, प्लस भी कर देंगे एक बार। 30.5 प्लस 0.5, ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा अपना 30.5, और नीचे सॉरी 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर 30 आ गया और नीचे आ जाएगा हमारा 31। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये करीबन 0.97 आ जाएगा, 0.966 आएगा, लेकिन अब इसको हम 0.97 राउंड ऑफ करके लिख देंगे। ध्यान रख लेना, यहाँ पे कोफिशिएंट दे रखा है तो इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं, इनमें से कौन सा रिलेटिव मेजर है? रिलेटिव मेजर क्या होता है? सापेक्ष माप है। ठीक है, सापेक्ष माप कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो देखो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या सापेक्ष माप है क्या? ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या मीन डेविएशन हमारा सापेक्ष सापेक्ष माप है क्या?
या फिर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है क्या, ठीक है। तो लास्ट है हमारा वेरियांस है क्या। अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा रिलेटिव मेजर और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है। तो जो रिलेटिव मेजर को तो आपने देख लिया कि क्या बोलते हैं। रिलेटिव मेजर जो है वो है हमारा सापेक्ष माप। तो ध्यान रखना ये सारे जो होते हैं ना, ये हो गया स्टैंडर्ड, हो गया मीन, हो गया या वेरियांस हो गया, ये सारे जो होते हैं ये हमारे रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर होते हैं। रिलेटिव मेजर इनमें से कौन सा है, सिर्फ ये, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब पूर्ण माप है ये। स्टैंडर्ड, मीन और वेरियांस ये हमारे पूर्ण माप होते हैं। और बाकी जो रिलेटिव है वो हम रिलेटिव कौन सा है हमारा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। कोफिशिएंट वाले जितने भी होते हैं वो रिलेटिव ही होते हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि महंगाई कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन। महंगाई कैसे मापी जाती है, मुद्रास्फीति जो है उसका सूचकांक कौन सा है। ध्यान रखना, एक तो प्रोड्यूसर भी होता है, लेकिन प्रोड्यूसर कौन से लेवल पे होता है, ये प्रोड्यूसर लेवल पे है। कौन से लेवल पे है, प्रोड्यूसर लेवल पे होता है। ये होलसेल लेवल पे होता है, ठीक है, ये होलसेल लेवल पे होता है। इस बार इसका आने के क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में टॉपिक चल रहा है। और इंडस्ट्रियल लेबर प्राइस ये तो लेबर के लिए होता है, ये एक्चुअल में कंज्यूमर का ही एक पार्ट होता है। तो जी हाँ, ये होता है हमारे उपभोक्ता का। ये किसका होता है, हमारे उपभोक्ता का। तो उपभोक्ता वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्व्ड इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम के लिए कौन सी है भाई, आरबीआई तो बैंकों का बैंक है भाई, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे रीजनल रूरल बैंक, ये आपको लग रहा होगा कि सही है, लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि समन्वय करने वाली संस्था कौन सी है। मतलब ये बोल रही कि फाइनेंसिंग सिस्टम कौन सी है, मतलब इनको रूलर को भी फाइनेंस कौन करता है। फाइनेंस इन द सेंस यहाँ पर बात हो रही है रीफाइनेंस की। किसकी बात हो रही है, रीफाइनेंस की। तो रीफाइनेंस करता है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का क्या फुल फॉर्म है, आप फटाफट से कमेंट में लिखिए। अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपका एक भी सब्सक्राइब बढ़ेगा तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, वरना 2-3 वीडियो अपलोड होने के बाद वो वीडियो कोई भी टीचर अपलोड ही नहीं करता। क्योंकि आप जैसे लोग वीडियो देखते तो है, व्यूज आते हैं, लेकिन कोई लाइक नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते, जैसे आपके पैसे लग रहे हैं। तो क्यों बनाएगा कोई वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए, यही मेरी फीस है, ओके। अब बात करते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कौन सा है, शॉर्टकट मेथड से ऊपर निकालते हैं। तो देखो ये जो है ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। ये ये भी हमारे एक टाइप का डायरेक्ट मेथड का है, लेकिन ये जब कंटिन्यूस सीरीज होती है, नहीं होती है, हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है, ये उसका फॉर्मूला है। ये आप देखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ एन, ये भी हमारा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये फॉर्मूला ही गलत है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो ये फोर्थ इसका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। एक बार आप फॉर्मूले पढ़ लीजिएगा, नोट्स वगैरह चाहिए तो वो बता दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ फ्लड। फ्लड के रिलेटेड कौन सा है, फ्लड कंट्रोल है क्या, क्या फ्लड से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है, जी नहीं। क्या एग्रीकल्चर फ्लड से, ऑपरेशन ऑफ फूड, जी नहीं। ध्यान रखना, ऑपरेशन ऑफ फूड फ्लड जो होता है वो कनेक्ट होता है मिल्क से। जब मिल्क का बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होता है तब इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं, दैट्स द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिड नॉट मीन सिंपली द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। उन्होंने क्या कहा कि जो औद्योगिकी शहरी केंद्रों का विकास और विस्तार नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से गांवों का विस्तार है। तो ये किसने बात कही, ये बात कही थी, आप ध्यान रखना, ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। जब पॉवर्टी की बात हुई थी तब उन्होंने वाली बात कही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट द स्टेट पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक reforms. State participation economic reforms in the states are the only the receiving the end of the economic reform. क्या स्टेट जो है वो उनको बचा कुचा एंड में मिल जाता है क्या, ऐसा होता है क्या, देखते हैं। द स्टेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एंड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द सेंटर। क्या ये बोल रहा है कि भाई जो राज्य सरकार है वो केंद्र के प्रयासों का समर्थन एवं उनके संपूरक होना उपेक्षित है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा उनको सपोर्ट ही करे, कई बार सपोर्ट नहीं भी करता है, स्टेट को बात समझ नहीं आती तो स्टेट सपोर्ट नहीं भी करता है। द फ्रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर ऑल्सो इंजॉय। बताओ भाई, देखो क्या होता है, अगर सेंटर में बदलाव होगा तो नेचुरल सी बात है स्टेट में भी बदलाव हो जाएगा। अगर सेंटर में बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें एप्लीकेबल होंगी तो ऑटोमेटिकली स्टेट पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्टेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हेल्प इन एनहांसिंग द, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म से इनकम बढ़ती है, हाँ जी बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, हाँ जी बढ़ता है। ये जो पहला वाला ये बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि नॉट आप ध्यान रखना, अभी तो हाईलाइट करके दे दिया है, ये नॉट पूछ रहा है। क्या स्टेट जो है वो सिर्फ हमें एंड मिलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म से बचा कुचा मिलता है, राज्य केवल आर्थिक सुधारों की प्राप्ति केंद्र पे है। जरूरी नहीं है कि राज्य जो है उनकी आर्थिक जो चीजें हैं जो उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने वो केंद्र खुद से भी ला सकते हैं, क्योंकि खुद को भी इनकम होती है थ्रू टैक्सेस, तो खुद से भी वो बहुत सारे रिफॉर्म्स ला सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर। तो ध्यान रखना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी बेरोजगारी जिसको हम बोलते हैं। भाई अगर किसी फील्ड के अंदर 8 लोग काम पर रखे हुए हैं, ठीक है, 8 फार्मर्स रखे हुए, लेकिन जरूरत कितने की है, 5 की जरूरत है, तो बचे हुए जो 3 है ना वो अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ, ग्लोबलाइजेशन किसका वर्जन है? ध्यान रखना, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये किसने दी थी? ये आप मुझे बताएंगे किसने दी थी यारी थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर भी करा दूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडेज। सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्लान हॉलीडेज क्या है, अवधि नियोजन अवकाश क्या है। भाई बीच में जब हमारे यहाँ पर जब हमारी प्लानिंग कमीशन थी, अभी तो कौन से कमी, अभी तो हमारा नीति आयोग है, अभी क्या है हमारा नीति आयोग है, लेकिन जब पहले प्लानिंग कमीशन थी ना, तो ये 5-5 सालों में प्लान बनाती थी। लेकिन बीच में क्या हो गया कि बहुत ज्यादा अकाल आ गया, ठीक है, अकाल आ गया, चाइना से वॉर हो, इंडो पाकिस्तान का वॉर हो गया इंडिया के साथ, चाइना के साथ वॉर हो गया, तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। तो फिर सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब 5 साल तो पॉसिबल नहीं, हम 3 साल का ही प्लान बनाएंगे। तो इस 3 साल के प्लान को ही प्लान हॉलीडेज बोलने लगे, और ये हो गया हमारा सेकंड इसका राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। डिस इन्वेस्टमेंट जो होता है, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अंश पूंजी के विनिवेश, विनिवेश मतलब कहते हैं वी मतलब अपन पैसा निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं? पब्लिक सेक्टर अपना पैसा निकाल रहा है। तो कैसे निकालता है ये? प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेट को दे देता है, तो अभी तो पैसे निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनमें से? क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 2 टाइप के रिफॉर्म्स होते हैं, सबसे पहले तो आप समझिए, एक होते हैं स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक होते हैं स्टेबलाइजेशन, थोड़ी राइटिंग दिक्कत आएगी आपको, ठीक है, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स, और एक होते हैं हमारे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, हमारे स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म के होते हैं। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है? स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में मेजर एलपीजी जो पॉलिसी होती है वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की होती है। लेकिन अगर बोले बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये कौन सा रिफॉर्म होगा? ये होगा हमारा स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म बताता है, मैंने आपको अभी तो बोला लॉन्ग टर्म बताता है, तो ये भी गलत हो गया। स्टेबलाइजेशन मेजर्स एम टू प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट देता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये बीओपी का काम स्टेबलाइजेशन का एम टू ये भी बिल्कुल सही है, एक सेकंड, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन, अच्छा ये स्टेबलाइज, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, मैं सोचूं क्या हो गया, यहाँ मैंने स्ट्रक्चरल देख लिया था। स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, हाँ मैंने अभी आपको बताया कि स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म के होते हैं, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी मतलब हेल्प करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों सही है, ये अपना अकेला गलत है, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में एलपीजी आता है, और स्टेबलाइजेशन में हमारी फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और बीओपी आता है। अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड, किसने की वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये बात याद रखना, नरसिम्हा राव थे, ठीक है, नरसिम्हा राव। अगर आ जाए भाई राजस्थान के कौन थे सीएम उस वक्त? राजस्थान के सीएम कौन थे उस वक्त? राजस्थान के सीएम थे भैरों सिंह शेखावत, सिंह शेखावत, ठीक है, सिंह शेखावत। ओके अच्छा, अगर आ जाए कि भाई उस वक्त हमारे एफएम कौन थे? अच्छा एफ, यहाँ पे ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टरशिप पूछिए, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं पूछा, तो प्राइम मिनिस्टर होता तो हम बोलते, और फाइनेंस मिनिस्टर होता तो हम बोलते मनमोहन सिंह जी, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, क्या हो गया, हैंग हो गया शायद। ठीक है, मैं अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली ये हैंग हो चुका है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, 150 क्वेश्चन है, हम 30-30 करके करेंगे। फटाफट से आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जुड़े रहिए, इजी पढ़ाई विद नीलम।